नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दूसरा एपिसोड यानी 2 अगस्त 1947 का दिन। 17 योक रोड। इस पते पर स्थित मकान अब केवल दिल्ली वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए महत्वपूर्ण बन चुका था। असल में ये बंगला पिछले कुछ वर्षों से पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था, भारत के मनोनीत प्रधानमंत्री का निवास स्थान। और इस उपनाम या पद में से मनोनीत शब्द मात्र 13 दिनों में समाप्त होने वाला था, क्योंकि 15 अगस्त से जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार का आरंभ करने जा रहे थे। 17 योक रोड, इस पते पर अधिकारियों एवं नागरिकों की हलचल तेजी से बढ़ने लगी थी। वैसे तो योक रोड ये पहले से ही महत्वपूर्ण मार्ग था। बंगाल की अशांत स्थिति के कारण अंग्रेजों ने जब अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, उस समय अर्थात 1911 में एडविन लुटियन नामक ब्रिटिश आर्किटेक्टर को नई दिल्ली की रचना का कार्य सौंपा गया। लुटियन ने दिल्ली के इस महत्वपूर्ण इलाके की रचना का काम इसी योक रोड से आरंभ किया। नेहरू जिस बंगले में रह रहे थे वह सन 1912 में बनाया गया था। इसी बंगले में 2 अगस्त 1947 की सुबह बेहद व्यस्तता और आपाधापी भरी थी। ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से हस्तांतरण के लिए केवल 13 दिन बाकी थे। उस कार्यक्रम की तैयारी करना तो प्रमुख विषय था ही, परंतु अनेक महत्वपूर्ण विषय लगातार बहते झरने के समान नेहरू के सामने आते जा रहे थे। राष्ट्रगीत से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक की बड़ी लंबी कार्यसूची नेहरू के सामने थी। इन सब के बीच 15 अगस्त के दिन किस प्रकार की पोशाक पहननी चाहिए, इतनी छोटी सी बात पर भी नेहरू ध्यान रखे हुए थे। कांग्रेस के कुछ नेता एवं प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी 17 योक रोड पर आकर बैठे थे। उन सभी से नेहरू को अलग अलग विषयों पर चर्चा करनी थी। इसी कारण उस दिन नेहरू ने जल्दी जल्दी में अपना नाश्ता समाप्त किया और एक अत्यधिक व्यस्त दिन का सामना करने की तैयारी में लग गए। इधर दूसरी तरफ भारत के स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत में शामिल होने वाले राज्यों के बारे में कई घटनाएं लगातार घटित हो रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं एक एक राज्य, एक एक राजशाही पर अपनी निगाह बनाए हुए थे। इस काम के लिए उन्होंने अपने गृह विभाग में वीके मेनन जैसे अत्यधिक कुशल प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी कर रखी थी। सरदार पटेल की सूचना के आधार पर 2 अगस्त को सुबह सुबह ही वीके मेनन ने भारत के विषय को देखने वाले विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी सर पैट्रिक को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने सूचित किया कि भारत में आकार एवं आर्थिक दृष्टि से जो बड़े रजवाड़े हैं, जैसे कि मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर, बीकानेर, जयपुर एवं जोधपुर, वे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हैं। फिलहाल हैदराबाद, भोपाल एवं इंदौर ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। इन रजवाड़ों का निर्णय अभी लंबित था। भोपाल, हैदराबाद एवं जूनागढ़, इन तीनों रजवाड़ों की इच्छा भारत के साथ रहने की कतई नहीं थी। इस संदर्भ में 2 अगस्त को भोपाल के नवाब ने जिन्ना को एक पत्र लिखा। जिन्ना और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला दोनों अच्छे मित्र थे। अपने इस मित्र को लिखे पत्र में नवाब हमीदुल्ला ने लिखा कि 80% हिंदू जनसंख्या वाली मेरी भोपाल रियासत इस हिंदू भारत में एकदम एकाकी और अलग थलग पड़ गई है। मेरी इस रियासत को मेरे और इस्लाम के दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा है। कल रात को ही आपने ये स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक क्वीन विक्टोरिया रोड स्थित निवास में रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की व्यस्तताएं बहुत बढ़ चुकी थी। हालांकि भविष्य में भारत के पहले राष्ट्रपति बनने में काफी समय था, परंतु वर्तमान नेतृत्व में वह एक पितृपुरुष के समान सभी बातों पर चारों ओर ध्यान रखे हुए थे। स्वाभाविक सी बात थी कि सत्ता हस्तांतरण के इस प्रमुख एवं नाजुक समय पर उनके पास विभिन्न प्रकार की सलाह मांगने वाले अथवा अन्य मसलों पर चर्चा करने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच 2 अगस्त की दोपहर को वे तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को एक पत्र लिख रहे थे। यह पत्र 15 अगस्त का उत्सव मनाने के विषय में था। उन्होंने लिखा कि पटना शहर में नागरिकों एवं प्रशासन के साथ सेना को भी इस उत्सव में शामिल होना चाहिए, ताकि इस कार्यक्रम की भव्यता और भी बढ़ जाए। सरदार बलदेव सिंह अकाली दल की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत सम्मान करते थे। इसलिए वे राजेंद्र बाबू के पत्र पर समुचित कार्यवाही करेंगे,
ये निश्चित ही था। 2 अगस्त की सुबह से ही संयुक्त प्रांत में यानी उत्तर प्रदेश में एक अलग ही नाटक खेला जा रहा था। इस प्रदेश की हिंदू महासभा के नेताओं को सरकार ने गत रात्रि को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और इन पर आरोप लगाया था कि महासभा के नेतागण सरकार के विरुद्ध डायरेक्ट एक्शन करने वाले हैं। डायरेक्ट एक्शन नामक शब्द भारतीय राजनीति में बदनाम हो चुका था, क्योंकि केवल 1 वर्ष पहले ही बंगाल में मुस्लिम लीग के हिंसक गुंडों ने डायरेक्ट एक्शन के नाम पर 5000 से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम एवं हजारों स्त्रियों के साथ बलात्कार किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने आगे चलकर विभाजन का जो प्रस्ताव स्वीकार किया, उसके पीछे डायरेक्ट एक्शन शब्द की पाशविक स्मृतियां प्रमुख रूप से थी। इस कारण डायरेक्ट एक्शन के नाम से हिंदू नेताओं को उठाकर जेल में ठूसना बड़ा ही विचित्र मामला था, क्योंकि इस शब्द का उपयोग केवल मुस्लिम लीग से ही जोड़ा जा सकता था। यहाँ तक कि इस विचित्र समाचार को सिंगापुर से प्रकाशित होने वाले इंडियन डेली मेल नामक ने भी प्रमुखता दी। शनिवार 2 अगस्त के अंक में बिल्कुल प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने ये समाचार प्रकाशित किया था। इस समाचार के साथ ही हिंदू महासभा की 10 प्रमुख मांगे भी प्रकाशित की थी। इस समाचार के कारण हिंदू महासभा के समर्थकों में बेचैनी का वातावरण निर्मित हो गया था। उधर दूर ईस्टर्न फ्रंट के कोहिमा से शनिवार 2 अगस्त को एक और समाचार ने धमाका किया, जो कि भारतीय संघ राज्य के लिए अच्छी बात नहीं थी। इंडिपेंडेंट लीग ऑफ कोहिमा ने एक ऐसी घोषणा की कि 15 अगस्त को वे भारतीय संघ राज्य में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे एक निर्दलीय नागा सरकार का गठन करेंगे, जिसमें नागा जनजाति की जनसंख्या वाला संपूर्ण प्रदेश होगा। 15 अगस्त को आकार ग्रहण करने जा रहे भारतीय संघ राज्य के सामने एक के बाद एक लगातार चुनौतियां खड़ी होती जा रही थी। इन सब तनाव से भरी खबरों की पृष्ठभूमि में देश विदेश में भारतीय फिल्में लोगों का मनोरंजन कर ही रही थी। सिंगापुर के डायमंड थिएटर में अशोक कुमार एवं वीरा अभिनीत फिल्म 8 दिन काफी भीड़ खींच रही थी। इस फिल्म की कहानी उर्दू के प्रसिद्ध कथाकार सादत हसन मंटो ने लिखी थी और संगीतकार SD बर्मन ने इस फिल्म के द्वारा भारतीय फिल्म जगत में पहला कदम रखा था। सरदार पटेल के दिल्ली स्थित निवास यानी 2 औरंगजेब रोड पर हलचलें तेज हो चुकी थी। राज्यों के विलीनीकरण एवं साथ ही सिंध, बलूचिस्तान एवं बंगाल में भड़के हुए दंगे इत्यादि तमाम मुद्दों पर गृह मंत्रालय की परीक्षा जारी थी। इसी समय दोपहर को सरदार पटेल को पंडित नेहरू द्वारा लिखा एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र छोटा सा था। उसमें नेहरू ने लिखा कि देखा जाए तो केवल एक औपचारिकता के नाते मैं आपको ये पत्र भेज रहा हूँ। मैं आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। वैसे तो इस पत्र का कोई विशेष अर्थ नहीं है, क्योंकि आप तो पहले से ही मेरे मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। सरदार पटेल ने यह पत्र ग्रहण किया। थोड़ी देर उस पत्र की तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराए और तत्काल ही वे भारत पाकिस्तान की सीमा, जो कि अभी तक घोषित नहीं हुई थी, उस पर भड़के हुए भीषण दंगों के बारे में अपने सचिव से चर्चा करने लगे। दिल्ली की इस आपाधापी और व्यस्तता के बीच उधर दूर महाराष्ट्र में आलंदी नामक स्थान पर कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारों वाले नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। इस अंदरूनी वामपंथी समूह ने 2 महीने पहले ही तय कर लिया था कि 2 और 3 अगस्त को इस समूह की बैठक होगी। शंकर राव मोरे एवं भाऊ साहब राउत के आह्वान पर कांग्रेस की ये वामपंथी मंडली वहां जमा हुई थी। भारत स्वतंत्र होने वाला है और इस स्वतंत्र भारत की चाबी अब कांग्रेस के हाथों में आने वाली है, ये उन्हें स्पष्ट रूप से 2 महीने पहले ही दिख गया था। अब इस समूह के सामने बड़ा सवाल ये था कि सत्ता हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में वामपंथी और साम्यवादियों का क्या होगा। इसी का विचार मंथन करने के लिए ये बैठक दिल्ली से बहुत दूर बुलाई गई थी। कांग्रेस के लिए काम कर रहे लेकिन विचारों से वामपंथी अनेक नेता जैसे तुलसीदास यादव, कृष्णराव धुलुप, ज्ञानोबा जाधव, दत्ता देशमुख, RK खाडिलकर, केशवराव जेदे जैसे नामचीन और वरिष्ठ नेता इस बैठक में आए थे। कांग्रेस के अंदर ही मजदूरों एवं किसानों के लिए एक अलग कार्यकर्ता संघ की स्थापना करने की उनकी योजना थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बैठक से ही आगे चलकर भविष्य में महाराष्ट्र की एक प्रमुख और बड़ी वामपंथी विचारों का पोषण करने वाली तथा किसान मजदूरों का पक्ष रखने वाली पार्टी जन्म लेगी। 2 अगस्त को संपन्न हुई इस बैठक में इन बड़े वामपंथी नेताओं ने
भारत विभाजन अथवा भीषण पाशविक अत्याचारों से युक्त दंगों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। इन्हें केवल कांग्रेस में अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। 2 अगस्त को ही मद्रास के एग्मोर इलाके में शाम को एक विशाल सभा में मद्रास प्रेसिडेंसी के खाद्य, औषधि एवं स्वास्थ्य मंत्री TSS राजन एंग्लो इंडियन समुदाय से संवाद स्थापित करने में लगे हुए थे। अंग्रेजों के जाने के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय का क्या होगा, इस समुदाय को आश्वस्त करते मंत्री महोदय ने कहा था कि आपके इस छोटे से समुदाय ने अभी तक उत्तम पद्धति एवं संस्कार दिखाते हुए भारतीय समाज में मिलजुल कर रहने की शानदार मिसाल पेश की है। आगे भी स्वतंत्रता के पश्चात आपको एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है। कांग्रेस आपका पूरा ध्यान रखेगी। उधर पूना में हिंदू महासभा ने SP कॉलेज पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित की थी। देश की वर्तमान परिस्थिति, देश की स्वतंत्रता एवं विभाजन की घटनाओं पर इस सभा में स्वयं वीर सावरकर अपना भाषण देने वाले थे। देखते ही देखते सभा में जबरदस्त भीड़ हो गई। इसे सच में एक विशाल आम सभा कहा जा सकता है। अपने गरजदार और वैचारिक आग से भरे भाषण में स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा कि आज देश में जो परिस्थिति निर्मित हुई है उसके लिए प्रमुखता से केवल कांग्रेस ही नहीं, सामान्य जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। जनता ने समय समय पर आंख मूंद कर लगातार कांग्रेस को जो समर्थन दिया, देश का विभाजन उसी की परिणति है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा बारंबार एक ही वर्ग का तुष्टीकरण करने की वजह से यह वर्ग और उसके नेता विभाजन करने में सफल हुए हैं। उधर श्रीनगर में गांधी जी की पहली बहुप्रचारित यात्रा का आज दूसरा दिन समाप्त होने जा रहा है। आज का दिन कोई खास महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ नहीं था। सुबह की प्रार्थना के पश्चात गांधी जी के ठिकाने अर्थात किशोरीलाल सेठी के निवास स्थान पर अकबर जहां अपनी बेटी को लेकर आई। इस मुलाकात में भी उन्होंने गांधी जी के सामने बार बार यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनके शौहर अर्थात शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया जाना कैसे और क्यों जरूरी है। आज के दिन भी गांधी जी के चारों तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मुस्लिम नेताओं का चुस्त घेरा बना हुआ था। हालांकि आज गांधी जी ने अनेक लोगों से भेंट की, जिसमें हिंदू नेता भी थे। रामचंद्र काक द्वारा दिए गए निमंत्रण के अनुसार कल यानी कि 3 अगस्त को गांधी जी कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से भेंट करने वाले हैं। आज के दिन भी लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, चटगांव, ढाका, अमृतसर, इन सभी स्थानों से लगातार हिंदू मुस्लिम दंगों की खबरें आती रही हैं। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, वैसे वैसे संपूर्ण प्रदेश के क्षितिज पर आग और धुएं की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई देने लगी हैं। 2 अगस्त की एक काली और भयानक रात ऐसे ही अशांत रहने वाली है।